हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पार्ट फोर्थ फ्रॉम एवलिन के फोर्थ पार्ट से हम आए हैं, अर्थात हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं अपना एवलिन का। आज फोर्थ पार्ट, इसके पहले थ्री पार्ट जो है हैज़ थ्री पार्ट्स हैव कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपना जो अगला पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। सो गाइज लुक एट योर पेज। ओके, देखिए द इवनिंग डिपेंडेड इन द एवेन्यू। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इवनिंग थी यानी शाम का समय जो था वह गहरा हो गया था। एवेन्यू का मतलब होता है स्ट्रीट यानी गली। गली में द वाइट ऑफ टू लेटर्स इन हर लेप ग्रू इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है, इंडिस्टिंक्ट का मतलब होता है जैसे कि अनक्लियर होना, एकदम अस्पष्ट होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अनक्लियर। इसका मतलब होगा अस्पष्ट होना। तो देखो जो वाइट उसके लेटर थे जो उसकी गोद में पड़े हुए थे एवलिन के, वो अस्पष्ट हो गए थे। वन वाज टू हैरी। अब यहाँ पर बताया, एक्सप्लेन कर रही है एवलिन कि ये जो लेटर थे वो किसके लिए थे, है ना। तो देखो वन वाज द हैरी, वन वाज टू हैरी, एक तो हैरी के लिए था, एंड द अदर वाज टू हर फादर, दूसरा उसके पिता के लिए था। अर्नेस्ट हैड बीन हर फेवरेट बट शी लाइक्ड हैरी टू। अर्नेस्ट उसका फेवरेट था लेकिन फिर भी वह किसको पसंद किया करती थी? वह जो हैरी था उसको भी पसंद किया करती थी, उसकी भी लाइक किया करती थी। हर फादर वॉज बिकमिंग ओल्ड, लेटरली सी नोटिस्ड सी वुड मिस हर। अब देखो वो ये कह रही है कि उसके पिता जो है वह बूढ़े होते जा रहे हैं, उसने ये नोटिस किया है और बाद में वह उसको मिस करेंगे। देखो यहाँ पर वो एस्केप करना चाह रही है फ्रॉम हर हाउस, वह अपने घर से एस्केप कर रही है, अपने घर से एस्केप करने का प्लान बना रही है, उसी के लिए यहाँ पर बात चल रही है। समटाइम्स ही कुड बी वेरी नाइस। देखिए in this line the writer tells about एवलिन्स फादर्स, जो उनके एवलिन्स के जो फादर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे थे। यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बताई जा रही है कि उसके पिता के जो कैरेक्टर था वो कैसा था, उनका जो नेचर था वो कैसा था, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए समटाइम्स ही कुड बी वेरी नाइस, कई बार वो बहुत अच्छे हुआ करते थे अपने पिता के बारे में। देखो पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में उस हर फादर इज़ वेरी रूड, उनके पिता बड़े क्रूर हुआ करते थे, निर्दयी हुआ करते थे, केयरलेस हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है यहाँ पर, अब ऐसा है लेकिन यहाँ पर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक, उनकी जो कैरेक्टर, जो उनका नेचुरल कैरेक्टर है उसके बारे में वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही है। नॉट लॉन्ग बिफोर व्हेन शी हैड बीन लेड अप का मतलब होता है बीमार होना, लेड अप का मतलब क्या होगा? इल यानी बीमार। तो देखिए लेड का मतलब क्या होगा? बीमार। ये है लेड अपना, यहाँ पर लेड अप का मतलब बीमार। देखो अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखना है। नो लॉन्ग बिफोर व्हेन शी हैड बीन लेड अप फॉर ए डे, कि बहुत लंबा समय नहीं हुआ जब वो एक बार बीमार हो गई थी। किसके लिए कह रही है? अपने लिए कह रही है। ही किसके लिए यूज़ हुआ है? हर फादर, उसके पिता के लिए। ही हैड रेड हर आउट एक घोस्ट स्टोरी, वह उसके लिए एक भूत की कहानी उन्होंने पढ़ी थी। एंड मेड टोस्ट फॉर हर एट द फायर, और उन्होंने आग पर उसके लिए टोस्ट भी तैयार किए थे। अनदर डे व्हेन देयर फादर, देयर किसके लिए यूज़ हुआ है? अर्नेस्ट, हैरी एंड एवलिन के लिए। देयर मदर वॉज अलाइव, जब पहले दिन मतलब पहले की बात वो बता रही है कि उसकी माता जब जिंदा थी। दे हैड ऑल गॉन फॉर ए पिकनिक टू द हिल ऑफ होवत नाम का जो स्थान था वह वहाँ पर गई थी, जहाँ पर कि एक पिकनिक मनाने के लिए वो लोग गए थे, है ना। एक पिकनिक पे वो गए थे, एक पहाड़ी पर गए थे जहाँ पर उन्होंने पिकनिक मनानी थी। सी रिमेंबर्ड हर फादर पुटिंग ऑन हर मदर्स बोनट मेक द चिल्ड्रंस लाफ। तो बच्चों में यहाँ पर बता दूँ कि बोनट क्या है? बोनट है ए वुमेन हेड, एक जो लेडीज़ के लिए जो टोपी हुआ करती है उसके लिए यूज़ किया गया है। कि उसे याद है कि उसके पिता ने केवल और केवल, पुटिंग का मतलब होता है वियर करना, पहनना, है ना। केवल उसने इसलिए पहना था, वियर किया था, ताकि बच्चे उस टोपी को उसके पिता पे लगी हुई देख करके हंस सके। पुटिंग का मतलब वियर करना, है ना। और बोनट का मतलब क्या है? एक काइंड ऑफ हैट, लेकिन जो बिलोंग किसको करती है? वुमेन्स को। ठीक है, आगे देखिए। हर टाइम पास
रनिंग आउट का मतलब होता है पास हो जाना, आगे से आगे बढ़ते जाना, ठीक है, स्पेंड होते जाना। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर। हर टाइम वॉज रनिंग आउट बट शी कंटिन्यू टू सिट बाय द विंडो लीनिंग हर हेड अगेंस्ट द विंडो कर्टेन इनहेलिंग द ओडर ऑफ डस्टी क्रेटोन। देखो क्रेटोन क्या है? द क्रेटोन एक काइंड ऑफ फैब्रिक, एक काइंड ऑफ फैब्रिक जो कैसा होता है, बिल्कुल अनग्लेज्ड जो होता है, अनग्लेज्ड एंड विदाउट ब्राइटनेस होता है। अनग्लेज्ड हैवीली फैब्रिक होता है, हैवी जो फैब्रिक होता है वो यूज़ किया जाता है। जो विदाउट ब्राइट होता है तो उसमें कोई चमक नहीं होती, बिल्कुल डल जो क्लॉथ होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए कहा है? क्रेटोन। क्रेटोन क्या होता है? एन अनग्लेज्ड हैवी फैब्रिक, ठीक है, एन अनग्लेज्ड हैवी फैब्रिक। तो देखिए कि वह टाइम बीतता जा रहा था, वह लगातार उसी विंडो के पास अपने सर को झुकाए हुए लीनिंग हर हेड अगेंस्ट द विंडो, विंडो के पास अपने सर को झुकाए हुए बैठी हुई थी और वहाँ से डस्टी क्रेटोन की स्मेल आ रही थी, अर्थात धूल से भरे हुए पर्दों की स्मेल आ रही थी। डाउन फार इन द एवेन्यू शी कुड हियर ए स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग, और कहीं दूर गली में, एवेन्यू यानी स्ट्रीट गली में उसे सुनाई देता है क्या? एक वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है। ऑर्गन यानी होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए यहाँ पर आया है। सी न्यू द एयर, यहाँ पर एयर का मतलब लिया गया है रिदम से, लय से, ताल से। स्ट्रेंस दैट इट शुड कम दैट वेरी नाइट टू remind her of the promise to her mother, her promise keep to home together as long as she could। देखिए स्ट्रेंस दैट, ये अजीब बात है कि आज उसी रात्रि को उसे वापस से उस म्यूज़िक के द्वारा याद दिलाया जा रहा है, वही प्रॉमिस जो उसने अपनी माँ से किया था। और क्या प्रॉमिस उसने अपनी माँ से किया था? देखिए अंडरलाइन कर लेना सभी लोग। ये प्रॉमिस किया था कि कीप द होम टुगेदर एज लॉन्ग एज सी कुड, कि वह पूरे घर को एक साथ रखेगी जब मतलब जितना संभव हो सकता है। सी रिमेंबर द लास्ट नाइट ऑफ हर मदर्स इलनेस, और तभी उसे अपनी माँ के उस बीमारी के अंतिम दिन की याद आ जाती है। सी अगेन इन द क्लोज डार्क रूम एट द अदर साइड ऑफ द हॉल एंड आउटसाइड से हियर द मेलनकली एयर ऑफ द इटली, और फिर वो क्या करती है? उसे याद आ जाती है, मतलब वो रिकॉल्ड करती है। क्या रिकॉल्ड करती है? उस पास वाले डार्क रूम की जहाँ पर कि वह रहती है, और वहाँ पर उसने बिल्कुल ऐसा ही मेलनकली जो सैड ट्यून थी, मेलनकली का मतलब होता है उदासी से परिपूर्ण, सैड ट्यून को सुना था। देखो मेलनकली एयर का मतलब यहाँ पर सैड ट्यून से आया है, जो एकदम दुख से भरी जो धुन थी उसने सुनी थी, जो इटली के लोगों के द्वारा बजाई जा रही थी। द ऑर्गन, आगे देखिए, द ऑर्गन प्लेयर हैड बीन ऑर्डर्ड टू गो अवे एंड गिवन 6 पेंस, और तब उसे याद आता है कि जब उन्होंने ऐसी जो आवाज़ थी, ऐसी जो वॉइस थी जब उन्होंने क्रिएट की थी, ऐसी है ना जो ऑर्गन को प्लेइंग किया था, तो उसी समय क्या किया गया था? उन प्लेयरों को कुछ पैसे दे करके क्या कर दिया गया था? 6 पेंस दे करके उन प्लेयर को वहाँ से हटा दिया गया था, गो अवे के लिए, यानी भगा दिया गया था उनको वहाँ से। सी रिमेंबर्ड हर फादर स्टटिंग। देखो स्टटिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर अपने को थोड़ा देखना है। स्टटिंग का मतलब होता है, देखिए थोड़ा, स्टटिंग का मतलब क्या होता है? स्टटिंग का मतलब होता है कि जो फॉल्स ईगो एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ के सामने झूठा प्रदर्शन करना, है ना। हम कह सकते हैं जिंजर ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, शो ऑफ करना भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर दम्भ का मतलब घमंड का यहाँ पर प्रदर्शन करना, तो हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं फॉल्स ईगो एक्सप्रेस्ड। उन्होंने क्या किया? अपने फॉल्स ईगो को, अपने झूठे घमंड को क्या किया? प्रदर्शित किया उस बीमारी वाले कमरे में, और ये कहते हुए डेमेंड इटालियंस कमिंग ओवर हियर, कि डेमेंड इटालियंस, इन बुरे इटालियंस को भी क्या इसी समय इधर की तरफ ये डेमेंड यानी ये बुरे से इटालियन इधर की तरफ ही आ रहे हैं। ऐसा क्यों कहा? देखो यहाँ पर बताया गया है कि एटमॉस्फेयर जैसा व्यक्ति के सामने क्रिएट होता है, उसका नेचर भी उसी को बिलोंग करने लग जाता है, क्योंकि अभी जो
नेचर उस रूम का जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा क्रिएट हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो रखी थी। वह एकदम अंतिम जो पड़ाव था उनका उसकी तरफ थी। तो उस समय उनको जो म्यूज़िक था वह भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, और इसीलिए उसके पिता ने ये कहा, डेमेंट इटालियंस कमिंग ओवर हियर, कि ये भी इधर की तरफ ही आ रहे हैं। आगे हम चलते, देखो इतना आपको समझ में आ गया मेरे को लगता है कि, क्योंकि इसमें हमने ये पढ़ा है। In this lines the writers tells about एवलिन्स फादर्स एंड हर नेचर, उसके पिता और उसके पिता के नेचर के बारे में बताया है। एंड हर मदर्स, है ना, उसकी माता के बारे में, है ना, जिसके बारे में उसने क्या किया था, प्रॉमिस किया था, अबाउट द प्रॉमिस, है ना, अबाउट द प्रॉमिस, उसके बारे में उसने बताया है, उसका जो प्रॉमिस था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे हम चलते, देखो ऐसी म्यूज्ड, देखो म्यूज्ड का मतलब क्या होता है, म्यूज्ड का मतलब होता है कंटेम्पलेटेड। कंटेम्पलेटेड का मतलब क्या होगा, कंटेम्पलेटेड, और कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है चिंतन करना। डीप जो हमारी सोच होती है, डीपली हम किसी व्यू पर, किसी आइडिया पर क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, विचार करते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है सी म्यूज। और म्यूज़ का अगर हम दूसरा वर्ड यहाँ पर लिए तो इसका मतलब होता है, जो दूसरा वर्ड हमने लिया है वो है कंटेम्पलेटेड, इसका मतलब होता है चिंतन करना। पिटीफुल का मतलब होता है एकदम दयापूर्ण, पिटीफुल विजन यानी करुणा से परिपूर्ण दृश्य, ठीक है। ऐसी म्यूज जब वह चिंतन कर रही थी तो वह पिटीफुल विजन, वह ब्यूटीफुल व्यू ऑफ हर मदर्स लाइफ सेट इट्स स्पेल ऑन। स्पेल ऑन का मतलब क्या होता है, इफेक्ट डालना, किसी पर प्रभाव डालना। तो देखो वह जब विचार कर रही थी, वो रिकॉल्ड कर रही थी अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ की ब्यूटीफुल विजन के बारे में वो रिकॉल्ड कर रही थी। तो उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था कि ऑन द वेरी क्यूब ऑफ हर बीइंग दैट लाइफ ऑफ कॉमन प्लेस सेक्रीफाइस क्लोजिंग द फाइनल क्रेजीनेस। तो उस पर उस बात का प्रभाव पड़ा कि उस पर अपने सेक्रीफाइस को क्लोजिंग इन द फाइनल क्रेजीनेस, कि वह फाइनल क्रेजीनेस के द्वारा अपने उस बलिदान को बंद कर रही है। अर्थात हम सीधे सीधे में अर्थ ले तो जो बलिदान उसने दिया था उसका अंत वो इस तरह से कर रही है, उस पर उसकी माँ के शब्दों का, पिटीफुल विजन का प्रभाव पड़ा। सी trembled as she heard again her mother's voice saying constantly with foolish insistence, Devan, सेरान, डेरान, सेरान, ठीक है। देखो डेरवान और सेरान, डेरवान सेरान, इसका मीन्स क्या होता है, द एंड ऑफ प्लीजर पेन, सुख के बाद, है ना, दुख, या दुख के बाद सुख, ये वर्ड लिया जाता है, ये फ्रांसीसी वर्ड है। आगे इसमें देखिए आगे क्या कहते हैं, देखो नीचे इसका अर्थ दिया हुआ है, आप देख सकते हो, है ना, नीचे देखो डेरवान सेरान का अर्थ क्या दे रखा है, द एंड ऑफ प्लीजर्स इज पेन, ठीक है, यानी सुख का अंत दुख है, ये यहाँ पर कहा गया है। सी ट्रेम्पल्ड, वह कांपने लग जाती है, वह आवाज़ सुनती है अपनी माँ की, मतलब उसको रिकॉल्ड होता है अपनी माँ की आवाज़ का, और उस आवाज़ को सुन करके वह कांपने लग जाती है विथ पुलिस इंसिस्टेंस, जहाँ पर कि वह लगातार मूर्खतापूर्ण आग्रह, इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, यहाँ पर इसका मीन लिया गया है रिक्वेस्ट से, अपनी माँ के बारे में कह रही है कि उसे वो ध्वनि, वह आवाज़ रिकॉल्ड होती है कि उसकी माँ बड़ी मूर्खता के साथ उससे आग्रह कर रही है। क्या आग्रह कर रही है कि डेरवान सेरान यानी दुख का अंत सुख और सुख का अंत दुख है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो इस तरह से देखो बच्चों, हमने अभी ये पैराग्राफ किया है। आपको जहाँ तक मैं सोचती हूँ आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला जो पैराग्राफ है वो आगे हम देखेंगे।